चलिए बेटा, बेटा गुड मॉर्निंग। यहाँ पर ठीक है बेटा सब बच्चे? बेटा ठीक हैं सब बच्चे? चलिए बेटा, तो विल बी स्टार्टिंग टुडे विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एन ओवरव्यू। जनरल बातें करने वाला हूं, कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू नहीं करूंगा। सी दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर सीए इंटरमीडिएट एग्जाम्स। चाहे हम ग्रुप 1 की बात कर लें बेटा, चाहे हम बात कर लें सीए इंटर ग्रुप 1 की, या हम बात कर लें बेटा सीए इंटर ग्रुप 2 की, दोनों ही जगह these accounting standards have a very very important weightage। बेटा एग्जाम के दृष्टिकोण से बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी होता है 20 मार्क्स का, एंड टू द सरप्राइज ये पूरा क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। लास्ट क्वेश्चन में कुछ पार्ट्स होते हैं, उसमें से 2 से 3 पार्ट्स रहते हैं अप्रोक्सीमेटली 8 से 12 नंबर के, अगेन फ्रॉम द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो अप्रोक्सीमेटली 28 से 32 मार्क्स का वेटेज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आपको मिल जाएगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल, ये जो बात मैं कर रहा हूं बेटा, दिस इज एप्लीकेबल फॉर बोथ सीए इंटर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। यानी एक बात तो तय है कि दिस इज अ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हम किसी भी तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते। अब सबसे पहली बात तो यही आती है, थ्योरेटिकल बातें हैं, कुछ जनरल चर्चाएं हैं, कोई एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक नहीं है कि एग्जाम में कुछ पूछ लेगा, बट आपको यू शुड हैव अ थॉरो नॉलेज, थोड़ी सी एक आइडिया, हिस्ट्री इसकी पता होनी चाहिए। तो वही हम यहां पर आज चर्चा करेंगे। ठीक है बेटा, बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है सच, बस सुनिए आराम से। प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे यहां से, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। जितनी बातें बताऊंगा वो सारी मैंने लिख भी दी हैं असाइनमेंट में। तो सबसे पहली बात तो ये आती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का मतलब क्या? बड़ा आसान है, स्टैंडर्ड्स ऑफ डूइंग द अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने का स्टैंडर्ड एक तरीका इज कॉल्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अकाउंटिंग करने का तरीका? हाँ देखिए, अकाउंटिंग करने के बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये आई कि ए कुछ और कर रहा है, श्याम कुछ और कर रहा है, घनश्याम कुछ और कर रहा है, राम कुछ और कर रहा है, श्याम कुछ और, घनश्याम कुछ और। अब मैंने कहा भाई राम तुम मेथड चेंज कर लो, राम ने मना कर दिया। श्याम से बोला, उसने मना कर दिया। घनश्याम अपनी बात बोल रहा है, मैं क्यों सुनूं किसी की? तो तीनों की अकाउंटिंग अलग अलग प्रकार से हो रही है। अब ऐसे में इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंपेयर कि भाई कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एज ए इन्वेस्टर मुझे पैसा इन्वेस्ट करना है, तो भाई कहां इन्वेस्ट करूं? राम की परफॉर्मेंस अच्छी है, श्याम की बढ़िया है, या घनश्याम की बढ़िया है? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा। तो इनके रिजल्ट्स विल बी मेड कंपैरेबल ओनली अगर ये सारे एक ही तरीके से अकाउंटिंग कर रहे हों, और ये एक ही प्रकार से, एक ही पॉलिसीज, या कुछ कम से कम, बहुत ज्यादा, देखो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, कम से कम कुछ तो कम हो जाए, जिससे टू द एक्सटेंट पॉसिबल द रिजल्ट्स कैन बी मेड कंपैरेबल। क्लियर है? तो मैंने क्या किया, जैसे कोई इन्वेंट्री वैल्यू करता था कॉस्ट पर, कोई एनआरवी पर, कोई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, कोई कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज हाइयर। तो मैंने कहा भाई ऐसे कैसे होगा? किसी का मुनाफा, सबने बराबर सेल की है, लेकिन किसी का मुनाफा कुछ और आ रहा है, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और। अब इट इज गेटिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कंपेयर द रिजल्ट्स। तो क्या करें?
मैंने कहा भाई सब इन्वेंट्री को इस तरीके से वैल्यू करेंगे, स्टैंडर्ड बना दिया है और बोला कि सबको ये फॉलो करना है, सब इस तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। तो अब ऐसे में क्या हुआ, सबकी इन्वेंट्री सेम रूल से वैल्यूड है, तो अब उस इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इंपैक्ट प्रॉफिट पर नहीं पड़ेगा। देयर प्रॉफिट कैन नाउ बी मेड कंपेरेबल। क्लियर है बात? सो दैट इज द रेलिवेंसी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्यों लाए गए? इसीलिए लाए गए कि भाई टू मेक द रिजल्ट्स कंपेरेबल, सारे रिजल्ट्स यूनिफॉर्मिटी में आ जाएं, कंपेरेबल बन जाएं, कंपेरेबल बन जाएं। क्लियर है बात कि नहीं है? अब वैसे एक दिक्कत और भी है, दिक्कत ये है कि अब मुझे मान लेते हैं अपने रिजल्ट्स कंपेयर करने हैं किसी इंटरनेशनल फर्म से, कोई विदेश में एक फर्म है उससे कंपेयर करने हैं, तो क्या करें भाई? तो क्या करें? अब उनके तरीके अलग हैं, अब उनके तरीके अलग हैं। जैसे अगर हम बात करें तो बेटा IFRS इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, भाई विदेश में जो है ये वाली चीज फॉलो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ही दूसरा नाम है विदेशी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IFRS। तो वहां पर यूएस गैप या IFRS आपने फॉलो करके, स्टैंडर्ड्स फॉलो करके आपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दी, मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किए हुए हैं, तो फिर से प्रॉब्लम हो गई। तो क्या किया जाए? जानते हो मैंने क्या किया फिर? अब सब्सीक्वेंटली क्या हुआ, ये दोनों कंपेरेबल नहीं थे, खत्म कर दिया गया और मैं नई चीज ले आया, दैट इज इंड AS। इंड AS मैं बता दूं आपको, हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड CA इंटरमीडिएट लेवल में पढ़ रहे हैं, CA फाइनल में जाकर AS नाम की कोई चीज नहीं है, वास्तव में AS है ही नहीं कुछ। अब जो नई चीज है दैट इज इंड AS। क्या किया गया? मैंने इंड AS लॉन्च किए। क्यों? ऑब्जेक्टिव ये था टू मेक द थिंग्स कंपेरेबल, और लगभग लगभग 98% ये इंड AS IFRS से मैच करते हैं। बस जो 2% मिसमैच है दैट इज ड्यू टू द इंडियन इकोनॉमिक कंडीशंस। भाई इंडिया में कुछ चीजें अलग प्रकार से होती है, इसलिए सिर्फ 2% लगभग लगभग अलग हैं ये, अदरवाइज द IFRS इज एग्जैक्टली द सेम एज इंड AS, यानी इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। शॉर्ट फॉर्म है इंड AS के नाम से बुलाते हैं। इंटरनेशनली क्या होता है? IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की इंटरनेशनली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट बनती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्टिंग होती है, उसमें क्या क्या स्टैंडर्ड्स लागू हैं। ठीक, तो इंड AS इज ऑलमोस्ट एग्जैक्टली द सेम एज IFRS। तो आपको CA फाइनल में जाकर भी आइए इंड AS ही पढ़ने, AS नहीं पढ़ने, AS नहीं पढ़ने। तो एक्चुअली में हुआ क्या है, AS को ही मॉडिफाई करके इंटरनेशनली मैच करके इंड AS बना दिए गए हैं। ठीक, चलो खैर कमिंग बैक, अब बात आई AS की। हमें तो फिलहाल तो AS ही पढ़ना है, ये तो मैंने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाकर बातें बता दी। अब वापस AS पर ही कॉन्सेंट्रेट करिए। तो अब बात आई सर ये AS बनाएगा कौन? इंपॉर्टेंट तो है, चलो इंपॉर्टेंट तो इसलिए है कि इनकी मदद से रिजल्ट्स आर मेड कंपेरेबल, रिजल्ट्स का कंपैरिजन हो जाएगा। बहुत सारे लोग डिस्क्लोजर्स नहीं करते थे, भाई मेरा मन आया मैंने बता दिया, ये काम मैंने ऐसे किया है, कुछ चीजें छिपा ली, इन्वेस्टर्स को बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या करेंगे? वो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताएंगे कि भाई आपको ये कम से कम डिस्क्लोज करना ही करना है। तो एक और फायदा हो गया, यूनिफॉर्मिटी आ गई, कंपैरेबिलिटी हो गई और डिस्क्लोजर्स भी आपने अनिवार्य कर दिए ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। क्लियर है बात? अब बात ये आई कि सर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएगा कौन? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ICAI, ICAI बनाएगा।
इंडिया में ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, इसने एक बॉडी बनाई ASB. ASB इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अच्छा, ये IFRS कौन बनाएगा? ये बनाएगा IASB. क्या नाम हुआ इसका? ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. I इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. और ये क्या था? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. खैर, कमिंग बैक, तो इंडिया में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ASB, एन ऑर्गेनाइजेशन, अ कमिटी, अ टीम विच इज फॉर्म्ड बाय ICAI. ICAI काम है, उसने एक बॉडी बनाई हुई है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और बोला भाई आप देखो क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं अकाउंटिंग में, किस किस चीज में दिक्कतें आती हैं, उन दिक्कतों को उठाओ, टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक के ऊपर एक पूरा स्टैंडर्ड तैयार करो. क्लियर है बात? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ICAI, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. अब ASB ने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने AS तो बना दिए. बोला जी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ऐसे करना है, फिक्स्ड एसेट पर ऐसे डेप लगना है, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ये होगा, अमेलगमेशन में ये करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे वैल्यू करना है. लेकिन कोई सुनने कोई तैयार नहीं है. कोई सुनने कोई तैयार नहीं है. क्यों? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट लॉ. मैं एक पार्टनरशिप फर्म हूं. सोचो, पार्टनरशिप फर्म हूं. मेरे को ICAI ने कहा भाई देखो हमने AS बनाया है और आपको ये AS फॉलो करना है, जो AS में लिखा है वो आपको बात माननी पड़ेगी. मैंने कहा क्यों 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 भाई, मैं क्यों आपकी बात मानूं? मेरा और आपका क्या संबंध, क्या रिलेशनशिप? मैं आपकी बात क्यों सुनूं? बेटा ICAI भी मायूस हो गया. बोला बात तो ठीक कह रहे हैं, मैं इन्हें कैसे बाउंड कर सकता हूं? मैंने यही बात प्रोप्राइटरशिप फर्म से कही, यही बात कंपनी से कही. बेटा सबने धक्के देकर भगा दिया, भागो यहां से. ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होंगे, अपने घर के होंगे, मैं क्यों सुनूं आपकी बात? पार्टनरशिप फर्म ने कहा अगर पार्टनरशिप एक्ट कुछ कहेगा तो मैं सुन लूंगा. कंपनीज एक्ट ने कहा, कंपनीज ने कहा कि कुछ कंपनीज एक्ट कहेगा करने के लिए, वो सुन लूंगा. मैं आपकी बात क्यों सुनूं भाई? मैं तो आपकी बात ना सुनूंगा. बेटा बिल्कुल सही. दीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर नॉट, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर्म्ड बाय ICAI, बाय ASB आर नॉट एप्लीकेबल ऑन एंटिटीज. ये एंटिटीज पर एप्लीकेबल नहीं होते. तो फिर क्या करें जी? ये तो बेकार होगा. इतनी मेहनत करी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है. मैंने एक दूसरा काम किया. मैंने कहा एक काम करते हैं, इन सब का ऑडिट कौन करेगा? हमारे CA करेंगे, और वो हमारी बात नहीं इग्नोर कर सकते. सो दीज आर एप्लीकेबल ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ये जो ICAI के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं ये एंटरप्राइज पर एप्लीकेबल नहीं होते. दीज आर एप्लीकेबल ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. अब किसी एंटरप्राइज ने, पार्टनरशिप फर्म ने AS फॉलो नहीं किया तो CA साहब क्या करेंगे? अपनी बस रिपोर्ट में लिख देंगे कि भाई इस फर्म के ऊपर ये AS लागू होता था, लेकिन इसने ये AS फॉलो नहीं किया. भाई सारे इन्वेस्टर्स, बैंक वाले सब देख लो, इसने AS फॉलो नहीं किया. यानी क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू कर देगा. ICAI चार्टर्ड अकाउंटेंट बोलेगा कि भाई इस फर्म ने ये सारी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट थी, ये डिस्क्लोज नहीं की. ठीक, तो अब इन्वेस्टर्स को सबको पता चल गया, ओहो इस फर्म में ये सारी त्रुटियां हैं, ये सारी खामियां हैं, और ये सब किसकी जिम्मेदारी है बताना? इज एप्लीकेबल ऑन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स. ASB या ICAI इनको फोर्स नहीं कर सकता कि आप फॉलो करो.
लेकिन इसलिए फिर आईसीएआई ने क्या किया, आईसीएआई ने इनके ऊपर शिकंजा कसा, लेकिन किसके थ्रू कसा बेटा, ये शिकंजा कसा गया ये लो चार्टेड अकाउंटेंट्स के थ्रू। चार्टेड अकाउंटेंट्स के थ्रू हमने इन्हें पकड़ लिया कि भाई तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा, नहीं करो मत करो कोई बात नहीं, सीए साहब क्या करेगा, अपनी रिपोर्ट में क्वालिफाई कर देंगे, डिस्क्लोज कर देंगे। क्लियर है बात, बोलो बेटा ठीक है। चलो अब कंपनीज की बात करते हैं। यहां पर एक बॉडी तो ये हो गई, या तो एएस कौन बनाएगा, एएस इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर आइदर फ्रेम्ड फॉर्म्ड बाय, कौन बनाएगा जल्दी बताओ, या तो बनाएगा आईसीएआई यूजिंग द बॉडी एएसबी, या इंडिया में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं वो बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा भाई ठीक है आप एक काम करो, आप यूनिफॉर्मेशन चाहते हो, हाँ हम लेकर आएंगे यूनिफॉर्मेशन, हम लेकर आते हैं। और हम सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, एएस बना डाले अंडर द कंपनीज एक्ट और एएस बना डाले अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। समझो हुआ क्या। अब बेटा एक प्रॉब्लम आने वाली है बहुत जल्दी, समझना क्या हुआ। कंपनीज एक्ट ने, ये देखो कंपनीज, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप चिंता मत करो, कंपनीज के लिए जो जो कंपनी है उनके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम बना देंगे। एक नई बॉडी बनाई नकास के नाम से, जो बाद में नेफ्रा हो गई। कौन सी बॉडी थी बेटा, नकास, जो बाद में नेफ्रा हो गई, और बोला कि ये बॉडी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएगी एंड दोज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स विल बी एप्लीकेबल ऑन कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट 2000 बोलो बेटा 2013 में। ठीक है बेटा। अब हुआ क्या, हुआ ये कि इंस्टीट्यूट को प्रॉब्लम आ गई, इंस्टीट्यूट के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठ गया। बोला भाई सबसे बड़ी अकाउंटिंग बॉडी तो हम है, हमारे होते हुए कोई और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले आए, ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी, हमारी इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी। तो बेटा इंस्टीट्यूट ने क्या कहा, इंस्टीट्यूट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा कि भाई आप एक काम करिए, आपको जो कमी पेशी लगती है हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में हमें बताइए, हम उनको ठीक कर देंगे। और यह बात ठीक है कि हम कंपनीज को नहीं पकड़ पाते, और आप ये अच्छा कर रहे हो, कंपनीज पर भी शिकंजा कसना चाहते हो, तो एक काम करते हैं, मैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में थोड़ी फेर बदल कर देता हूं, आप उन्हीं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंपनीज एक्ट में नोटिफाई कर दीजिएगा, और जब कंपनीज एक्ट में लिखे होंगे तो सबको वो कंपल्सरीली फॉलो करने होंगे। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट मान गई, बोला ठीक है ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब कंपनीज एक्ट में जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वही हैं जो आईसीएआई ने बनाए हुए हैं। क्लियर है बात। तो बेटा कंपनी के ऊपर शिकंजा कस लिया कि नहीं कस लिया। अब कंपनी ये ना बोल पाएगी कि मैं एएस फॉलो नहीं करूंगा। कंपनी क्या बोलेंगे, नहीं नहीं मैं तुम्हारी क्यों सुनूं, मैं तुम्हारे एएस फॉलो नहीं करूंगा। मैंने कहा ठीक है, इनके मत करो, इनके तो करोगे, हाँ इनके तो करने पड़ेंगे, ये तो हमारा माई बाप है। तो बेटा इनके पास एएस कहां से आए, इनके पास एएस ये वाले ही तो हैं। इन्होंने क्या किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपनीज एक्ट में ही ये सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नोटिफाई कर दिए कि भाई हमारी सारी कंपनीज के ऊपर यही सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज इट इज एप्लीकेबल हो जाएंगे। क्लियर है इतनी बात, बोलो बेटा। ऐसे ही इनकम टैक्स में भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की लिस्ट बना दी गई। वो सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कुछ हैं, 10 ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, यहीं से उठाए गए हैं। क्लियर है। तो कोई भी इनकम टैक्स एसएससी होगा उसके ऊपर ये वाले स्टैंडर्ड्स एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी मान लेते हैं पार्टनरशिप फर्म है, वो किसी के शिकंजे में नहीं आई अभी तक,
लेकिन अगर इनकम टैक्स में जाएगी तो उसको ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो करने पड़ेंगे। बेटा क्लियर है यहां तक की बात? बोलो बेटा। तो कुल मिलाकर दो बॉडीज हो गई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकती हैं, आइदर इट कैन बी ICAI और इट कैन बी द सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द रूल्स, अंडर द पावर्स ऑफ द कंपनीज एक्ट और अंडर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक, यहां पर यह बात समझ में आती है कि नहीं आती है? ICAI इज नॉट अ लीगल अथॉरिटी, वो किसी को बाउंड नहीं कर सकती कि आपको ये AS फॉलो करना ही करना है, नहीं कर सकती। ठीक, क्लियर है इतनी बात कि नहीं है? चलो अब अगली बात पे आते हैं। अब ICAI ने क्या किया, बोला भाई अच्छा एक बात बताना, यहां पर हम बात करें तो यहां पर ये किसकी बात करेंगे? सिर्फ हम यहां पर ऑब्वियस सी बात है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की बात करेंगे। क्लियर है बात कि नहीं है? नॉन कॉर्प, क्योंकि कॉर्पोरेट एंटिटीज तो यहां कवर है। ICAI को अब किसकी चिंता है? बस नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज की। अब ICAI ने क्या किया, बोला भाई हमने तो बड़े सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कर दिए, अब सारी एंटिटीज पर, सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज पर सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल नहीं होंगे। भाई कुछ होंगी जिन पर सारे एप्लीकेबल होंगे, कुछ एंटिटीज ऐसी हैं थोड़ी छोटी हैं थोड़ी, तो उन्हें कुछ रिलैक्सेशन दिया गया, कुछ और छोटी हैं उन्हें और रिलैक्सेशन दिया गया। तो यहां पर क्या किया, सारी की सारी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को 3 लेवल में डिवाइड किया गया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अब हम क्या करेंगे, ICAI क्या करेगा, ASB ने क्या किया, जब भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखता था सबसे पहले यह लिख दिया करता था कि दिस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल ऑन लेवल 1 एंटिटीज ओनली। तो जो जो यहां पर नाम लिखे हैं उन सब पर एप्लीकेबल होगा, या लिख दिया इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द लेवल्स, तो सारी एंटिटीज पर एप्लीकेबल, बजाय बार बार लिखने के कि ये सारी एंटिटीज पर एप्लीकेबल, नहीं, अब सिर्फ एक बात लिख देंगे, लेवल 1 पर एप्लीकेबल है, लेवल 1 और 2 दोनों पर है, या तीनों पर एप्लीकेबल है। क्लियर है? एक बात दिमाग में क्लियर है, ये कौन सी होंगी, बड़ी एंटिटीज, ये कुछ छोटी, और ये सबसे छोटी एंटिटीज। आई होप बात यहां तक भी ठीक है। अब बात आती है सर लेवल 1 में कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं? सुनिए बेटा, वो एंटिटीज जो शेयर मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड हैं या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में हैं। ठीक, पूरी लिस्ट है, प्रिंटेड मिल जाएगी आपको, सुन लीजिए। जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट है, रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पर, या प्रोसेस में है अभी, वो सारी लिस्ट 1 में आएंगी। जिसके शेयर मार्केट आते हैं, जिसके शेयर्स आते हैं शेयर मार्केट में, BSE NSE वगैरह पर, या जो प्रोसेस में है जिसमें फॉर्मेलिटीज, भाई अगर आपके शेयर स्टॉक मार्केट में बिक रहे हैं तो बड़ी कंपनी हो गई ना, अब बड़ी एंटिटी हो गई ना, तो बस आप लेवल 1 में आ जाएंगे, पहला। दूसरा, कोई भी बैंकिंग, फाइनेंशियल या और इंश्योरेंस कंपनी, उसके वो भी लेवल 1 में आएंगी। तीसरा, वो एंटिटीज जिनकी बोरोइंग्स पिछले साल में 5 करोड़ से अधिक थी, एक्सीड्स 5 करोड़। ठीक, जो 5 करोड़ से अधिक थी अगर किसी एंटिटी की बोरोइंग्स, that will also be covered in level 1 एंटिटी। बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, बोलो बेटा। और साथ में इन कंपनीज की कोई भी अगर होल्डिंग या सब्सिडरी है तो दैट इज ऑल्सो कवर्ड इन लेवल 1 एंटिटी। सिमिलरली लेवल 2 की बात करें अगर तो अच्छा, एक पॉइंट रह गया इसमें, एक पॉइंट रह गया, कौन सा रह गया? ये बेटा यहां पर देखिए एक बार दोबारा से, लेवल 1 में हमने कौन कौन सी कवर की, जरा बताएं फटाफट से एक बार। लेवल 1 में आ गई बेटा, एक तो सारी की सारी लिस्टेड या जो मेरे पास जगह नहीं है यहां पर, यहां देखो,
लेवल 1 ये ऐसे समझो, एंटिटीज 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हमने, आइदर लेवल 1 या लेवल 2 या लेवल 3। ध्यान से समझना बेटा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसके ऊपर बहुत पहले एक बार। लेवल 1 में कौन कौन सी आएंगी? पहला, सिंपल शब्दों में लिख रहा हूं, लिस्टेड एंटरप्राइज विच आर ऑलरेडी लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। भाई कागजात वगैरह पूरे कर दिए हैं, बस लिस्टिंग होना बाकी है, तो उसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये भी बड़ी एंटरप्राइज होगी। दूसरा, बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसी की बात कर रहे हैं, या इंश्योरेंस। एंटरप्राइज जो इन चीजों का काम कर रही हैं, बैंकिंग के काम में है या फाइनेंस के काम में इन्वॉल्व है, या बेटा इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही हैं कोई इंस्टीट्यूशन या एंटिटीज, तो वो भी लेवल 1 में कवर हो जाएंगी। उसके बाद जितनी भी और एंटिटीज हैं जिनका टर्नओवर एक्सीड्स 50 करोड़, जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का था, पिछले साल टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का था, तो वो इस साल में बड़ी मानी जाएंगी। लेवल 1 यानी इस साल में उनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लागू हो जाएगा। भाई पिछले साल 50 करोड़ से अधिक की टर्नओवर थी, तो इस साल उनको लेवल 1 में काउंट कर लिया जाएगा। और ऐसे ही अगर बोरोइंग समझते हैं ना, उधार, अगर आपने उधार लिया हुआ है 10 करोड़ से अधिक का, बोरोइंग्स एक्सीड्स 10 करोड़, तो भी आप बड़े माने जाएंगे, बड़ी एंटरप्राइज माने जाएंगे, लेवल 1 में कवर होंगे। तो जो जितने भी एस हैं, देखो लेवल 1 के लिए सारे एप्लीकेबल हैं, बड़े हैं भाई, बड़ी एंटरप्राइज हैं, इनको नहीं छोड़ सकते। लेवल 2 को कुछ रिलैक्सेशन दी गई, लेवल 3 को और रिलैक्सेशंस दी गई हैं। खैर, और इन्हीं की कोई होल्डिंग या सब्सिडरी हो ऑफ अबव, तो ये सारे लेवल 1 में कवर होंगे। बेटा लेवल 2 में कौन कौन आएगा बताना जरा। क्या ये लिस्टेड प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो यहां आई गई, बैंकिंग फाइनेंस यहां आ गई। टर्नओवर की बात करते हैं, जिनका टर्नओवर, लो मैं इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं, 1 करोड़ से ज्यादा हो और कम हो, क्या कहां तक हो, 50 करोड़ तक का हो। बेटा ध्यान से देखो क्या लिखा है पहले, ये ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है पहले मैंने, ये टर्नओवर एक्सीड्स 1 करोड़, 1 करोड़ से अधिक हो, बट डज नॉट एक्सीड 50 करोड़, यानी 50 करोड़ तक का हो। यानी अगर किसी का 50 करोड़ है लास्ट ईयर में, तो वो लेवल 1 में आएगा कि लेवल 2 में आएगा? ऑब्वियस सी बात है, इस साल वो लेवल 2 में काउंट होगा। ठीक है, और सिमिलरली ऐसी क्वेश्चन बना रहा हूं, बोरोइंग्स एक्सीड्स 1 करोड़ बट डज नॉट एक्सीड 10 करोड़, 1 करोड़ से अधिक हो लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा ना हो, तो 10 करोड़ कहां पर आएगा? लेवल 2 में। यहां पर दोनों में ग्रेटर देन के साइन है, इक्वल का साइन नहीं है, ध्यान रखना। 50 करोड़ से ऊपर, 10 करोड़ से ऊपर, यहां पर दोनों में शुरुआत 1 करोड़ से है, लेकिन 1 करोड़ काउंट नहीं होगा। अगर 1 करोड़ है तो वो कहां आ जाएंगी? अब जो बची हुई हैं, यानी नॉट कवर्ड इन लेवल 1 एंड लेवल 2, जो लेवल 1 और लेवल 2 में कवर नहीं हुई वो सारी लेवल 3 में कवर हुई। बहुत छोटी, बड़ी, मीडियम,
बहुत छोटी। फटाफट से नोट करो इसको, इंपॉर्टेंट चार्ट है, प्रिंटेड है वैसे, लेकिन वो पूरी लैंग्वेज वाइज लिखा हुआ है, यहां पर ये समराइज्ड फॉर्म में लिखा दिया मैंने। तो आ रहा हूं, समराइज्ड फॉर्म में लिखा दिया बेटा इसको। चलिए, अब मजेदार बात यह है कि कंपनीज एक्ट ने भी यही किया। बोला भाई हम भी एक काम करते हैं, हम भी बताते हैं आपको कौन कौन सी कॉरपोरेट्स क्लासिफिकेशन करके। अब उसने 2 क्लासिफिकेशन की है, देखना ध्यान से। उसने 2 क्लासिफिकेशन किए। उसने कहा, अब डेफिनेशन ध्यान से आपको खुद बनानी है, देखो यहां पर कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसने कहा कि भाई हमारे हिसाब से लेवल 1 2 3 समझ नहीं आता हमें, हम तो बोलेंगे या तो है एसएमईज, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटिटीज, या ये कौन हो गई, नॉन एसएमईज। स्मॉल मीडियम नहीं है, जो स्मॉल मीडियम नहीं है, कंपनीज एक्ट ने डिफाइन किया। ये कंपनीज एक्ट ने कहा कि भाई हम 3 कैटेगरी नहीं बनाएंगे, हमारे हिसाब से तो जितनी भी कॉरपोरेट्स हैं, कंपनीज हैं, एस की एप्लीकेबिलिटी बतानी है, हम तो 2 पार्ट में सारी कंपनीज को डिवाइड करेंगे। आइदर द कंपनी कैन बी कैटेगराइज्ड एज एसएमई और नॉन एसएमई। अब बिल्कुल सेम है, लेकिन डेफिनेशन दी कंपनीज एक्ट ने एसएमईज की। बोला जो एसएमईज नहीं होगा वो नॉन एसएमईज में आ जाएगा। उसने डिफाइन, उसने नेगेटिव डेफिनेशन दी है। क्या, सुनो, उसने बोला एसएमई कौन कौन होगा, बताओ एसएमई कौन कौन होगा। एसएमई वो कंपनी होगी जो लिस्टेड नहीं है या लिस्टिंग के प्रोसेस में नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? देखो, एसएमई कौन होगा, जो लिस्टेड नहीं है, प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है, क्योंकि अगर वो लिस्टेड है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है तो कहां पड़ा होगा, नॉन एसएमई में अपने आप पहुंच जाएगा। डेफिनेशन किसकी है, एसएमई की। दूसरा सुनो, कोई भी बैंकिंग, इंश्योरेंस या फाइनेंस का काम करने वाली कंपनी एसएमई नहीं होगी। डिफाइन कर रहे हैं हम, एसएमई में कौन कौन आ गई, 2 चीजें आ गई। कौन कौन, पहला जो लिस्टेड नहीं है या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है, जो बैंक, फाइनेंस या इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। तीसरा, जिसका टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक का नहीं है, 50 करोड़ तक का है तो ठीक है, उसे हम एसएमई मान लेंगे। डेफिनेशन क्या दी, दोबारा सुनो, एसएमईज इंक्लूड्स दोज कंपनीज whose turnover during the preceding financial year does not exceed 50 crores. Similarly, borrowings does not exceed 10 crores, holding or subsidiary of above. बेटा क्लियर है बात कि नहीं है? ठीक है, so in this way we'll get a definition of SMEs also. तो non SMEs में कौन हो गया, which is not covered under SMEs. जो एसएमईज नहीं है वो ऑटोमेटिकली नॉन एसएमईज बन गए। तो कंपनीज एक्ट ने वही सब किया है, वही सब छेप दिया, वही सब चिपका दिया, लेकिन नजर तो आए ना कि जी हमने भी तो कुछ किया है, हमें भी तो दिखाना है अपना। लो हम बताते हैं, आपने ये सिखाया, हम आपको बताते हैं ये क्या होता है। मैंने पूछा क्या होता है, बोला जो ये नहीं होता वही तो ये होता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया जी, शाबाश बेटा, क्लियर है इतनी बात, जल्दी बोलो फटाफट से। सो ये डेफिनेशन दी कंपनीज एक्ट में, क्लियर है? चलो बेटा इतना करेंगे आज, इसके आगे और डिस्कशन थोड़ा सा और करना है मुझे, विच विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, चलो बाय बाय, थैंक यू।